माय नेम इज़ नितिन पटेल। परफेक्ट एजुकेशन में मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, अब देखो 2006 से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं और अभी भी पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक की हैं, बट उसका एक ही रीज़न है, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ है। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूँ, मोटिवेशन स्पीच बहुत कम देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लेक्चर साइड में चला जाता है और मोटिवेशन बस मोटिवेशन ही चलता रहता है। तो एक ही चीज़ मोटिवेशन है, मोटिवेशन के लिए नॉलेज इज़ पावर, और वही मेरा फंडा था। कभी कोई मोटिवेशन लेक्चर मैंने देखा ही नहीं है आज तक, कभी सुना भी नहीं है, बट एक ही चीज़ है, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने पास नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमें पढ़ना है, और पढ़ने से ही कुछ अपना लेवल बनेगा। तो बस स्टडी पे फोकस कीजिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहीं भी डाउट है आप मुझे पूछिए। ठीक है, जस्ट नॉलेज, एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज अपने पास होना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाएगा। बट जहां पर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, और तब अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। रीज़न ऐसा है कि हमारी प्रैक्टिस कम है, मे बी, या तो फिर लेक ऑफ नॉलेज, उसकी वजह से हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है, कहीं भी डाउट है, कहीं भी कंफ्यूजन है, मेरे कांटेक्ट में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक ही फंडा है, नॉलेज इज पावर। देखो स्पीड कैसे डेवलप होती है, स्पीड डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कब कर पाएंगे, जब एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप जनरल स्टडीज का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो उसको। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब भी वही चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज बेसिक कैलकुलेशन अपनी वीक है। तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा बेसिक कैलकुलेशन पे। बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो फिर हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट दोनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं अपने, फास्ट हो जाते हैं। और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस करो कि सेम क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड में कंप्लीट कर लो। तो अल्टीमेटली एक ही फंडा है, नॉलेज वाला। उसके अलावा कोई फंडा नहीं है सक्सेस के लिए, सिंगल एक ही चीज है, नॉलेज इज पावर। चलो जो भी लाइव है सब लोग लिख दीजिए हाई, फिर हम स्टार्ट करते हैं फास्ट। ओके, अब देखो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं। आज का टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉपिक नंबर 1 वैसे तो, रेशियो वाला। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन, वो सब आपको आना चाहिए। मान लो कि आपको याद नहीं है, काफी टाइम हो चुका है, तो आप भूल गए हैं, नो वरीज, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करूंगा बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए स्पेशली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पर दिक्कत है वहां पर जस्ट कमेंट डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, बट जब भी टॉपिक चल रहा है तब फोकस उस टॉपिक पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो। रेशियो किसे कहते हैं, तो रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब कैसे डिवाइड करना, तो देखते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 15 और यहाँ पर लिखा मैंने 20। मुझे 15 एंड 20 का रेशियो चाहिए, तो मुझे 15 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 15:20। क्या कहते हैं इसको हम, 15:20। तो अगर कोई नंबर डिवीजन में है, ऐसे अगर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 15 डिवाइड बाई 20, तो हम क्या करते हैं,
दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और नीचे वाला नंबर भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो 15 एंड 20 का रेशियो क्या बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा। ठीक है, तो 15:20 है। अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 एंड 20 का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? 3:4। राइट। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। एक और बात अब, कि यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर हो सकते हैं? नहीं, जितने चाहे उतने नंबर एक साथ आप ले सकते हैं। मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 15, 20, 35 एंड 95, ये टोटल 4 नंबर्स है अपने पास। ये 4 नंबर्स का रेशियो क्या होगा? तो हमें क्या करना है? ऐसे करना है, 15:20 इज टू 35 एंड इज टू 95। तो यहाँ पर 4 नंबर है, तो 4 नंबर को हम ऐसे डिवीजन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा? चारों को ऐसे साथ में लिखना पड़ेगा कि 15:20:35:95। अब चारों नंबर में कॉमन क्या है? तो 5। सबको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सबको 5 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना आएगा? 7। और यहाँ पर कितना आएगा? 19। तो ये बन गया अपना रेशियो। तो क्वेश्चन क्या था कि 15, 20, 35 एंड 95 का रेशियो क्या बनता है? तो 15, 20, 35 एंड 95 का रेशियो बनता है 3:4:7:19। यहाँ तक क्लियर? ये बेसिक है, जस्ट मैंने आपको वही बताया कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। अगर दो नंबर है तो दोनों नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर को डिवाइड करना है। अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर को डिवाइड करना है। एक बार कॉमन नंबर से अगर आप डिवाइड कर लेते हो और लास्ट में जो फॉर्म मिलता है, इसे हम कहते हैं रेशियो। एक और एग्जांपल अगर डाउट है तो, जैसे यहाँ पर लिखा है 10, 50 एंड 70। 10, 50, 70 का रेशियो क्या होगा? तो सारे नंबर 10 से डिविजिबल है, मतलब 0 0 कट जाएगा। तो इसका रेशियो मिल गया हमें 1:5:7। अब माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट टू डिविजिबल है, लास्ट टू है, फर्स्ट थर्ड है, बट तीनों नंबर नहीं है, तो क्या है? तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 24, 37 एंड 36। तो यहाँ पर कितने नंबर है? 3 नंबर है, 24, 37 एंड 36। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ऐसी है कि 24 एंड 36 फर्स्ट एंड लास्ट को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 37 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 नंबर है तो तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए। अगर आप 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 37 को भी करना पड़ता है, 36 को भी करना पड़ता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि 24 एंड 36 में ही कॉमन नंबर मिल रहा है, 37 में कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो 24, 37 एंड 36 का रेशियो क्या बनेगा? तो सेम रेशियो बनेगा, यही बनेगा 24, 37 एंड 36। क्योंकि 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होने चाहिए। अगर आपके पास 4 नंबर है तो चारों में पर्टिकुलर कोई नंबर कॉमन होना चाहिए। 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो वही अपना रेशियो बन जाता है। अगर तीनों में कॉमन नंबर है तो हम डिवाइड कर देंगे, अगर तीनों में कॉमन नंबर नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये बात होगी अपने रेशियो की। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो लिखिए डाउट, अगर डाउट नहीं है तब भी लिखो नो डाउट। ठीक है, बट कुछ कमेंट डाल दो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक बार देख लीजिए। ओके, नो डाउट। अब आगे। ओके, सबने नो डाउट्स लिखा है। अभी एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट नहीं आई है, फास्ट कर लीजिए आप। मैथमेटिक्स के लिए मैं स्पेशल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर भी अरेंज करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, मोस्ट प्रोबेबली
टुमारो या द डे आफ्टर टुमारो स्पेशल लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ने वाले नहीं हैं, जस्ट बातें करने वाले हैं। उसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम रखने वाले हैं, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर लिया है। नहीं, आपके लिए भी एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, जिसमें सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, हर एक चीज़ का। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल अभी मुझे टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हमने कंडक्ट कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आज रेशियो प्रोपोर्शन पे ही फोकस करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए। बट कल परसों मैंने आपको बताया था स्पेशल लेक्चर होगा, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, जितना बोलो आप उतना कंडक्ट करेंगे हम। बट आज के दिन के लिए रेशियो प्रोपोर्शन पे फोकस करते हैं हम। ओके, कमेंट्स डाल दीजिए फास्ट। डाउट, नो डाउट वाला। ठीक है, नो डाउट्स आपने लिखा है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कमेंट करते रहना चैट बॉक्स में, तो मुझे पता चला कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिक रेशियो क्या होता है, वो तो समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि ए एंड बी दो नंबर का रेशियो है 5:3। ए बी का रेशियो दिया है 5:3। देर आर टू नंबर्स ए एंड बी। कितने नंबर से? दो नंबर है ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें क्या दिया है? ए जो दो नंबर है वो दो नंबर का रेशियो दिया है 5:3। तो जब भी दो नंबर का रेशियो दिया है तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है, सेकंड नंबर है वो 3 है। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए हमारे ए एंड बी जो दो नंबर है वो दो नंबर की वैल्यू नहीं है, ये दो नंबर का रेशियो है। अगर हमारे पास दो नंबर होते उसमें कॉमन नंबर निकाल देते तो दो नंबर का रेशियो में क्या मिलता? 5:3। बट नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है। तो ए एंड बी टू नंबर है, टू नंबर्स का रेशियो 5:3 है। अब हमें क्या दिया है? हमारे पास एक और डेटा है। क्या है उसमें? तो दो नंबर का हमें टोटल दिया है ए एंड बी का। ए एंड बी का टोटल क्या है? तो ए एंड बी दो नंबर है, दो नंबर का समेशन दिया है। समेशन मतलब टोटल दिया है। टोटल हमारे पास है 160। तो टू नंबर्स का रेशियो 5:3 है, टू नंबर्स का टोटल 160 है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा एंड सेकंड नंबर क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि हमारे पास एक पिज्जा है। पिज्जा आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा और नाम सुना भी होगा। तो इसमें स्लाइस होती है 4, 6, 8 वगैरह साइज के हिसाब से। मान लो कि हमने 8 स्लाइस वाला पिज्जा परचेस किया। हम दो फ्रेंड हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है? बी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है? बी है। पिज्जा की टोटल कॉस्ट है 160 रुपीज। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो 160 रुपीज। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि ए ने कितने स्लाइस खाए इसमें से? तो ए ने 5 स्लाइस लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए ने 5 लिए और बाकी के 3 जो है वो किसने लिए? बी ने लिए। और पिज्जा की टोटल वैल्यू कितनी है? 160 रुपीज। और दोनों ने शेयर किया है, तो शेयरिंग में ए का क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, और शेयरिंग के हिसाब से बी का शेयरिंग क्या होगा। अगर पिज्जा को शेयर किया जाता है तो ए का 160 रुपीज में कितना शेयर आएगा और बी का 160 रुपीज में से कितना शेयर आएगा, वो हमें पता करना है। राइट?
तो बस यही कॉन्सेप्ट है रेशियो वाला, कि इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड ऐसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि पिज्जा की टोटल कॉस्ट कितनी है, 160 रुपीज, 160 का है। इसमें टोटल कितने स्लाइस मिले हमें, तो 8। कैसे पता चला, तो हमें पता चल गया, यहाँ पर लिखा ही है, ए को 5 मिल रहे हैं और बी को 3 मिल रहे हैं, कुल मिलाकर कितने हुए 8। अगर मैं टोटल वैल्यू को 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, इससे डिवाइड कर लेता हूँ 8 से, टोटल वैल्यू कितनी है 160, इसकी पूरी प्राइस कितनी है 160 रुपीज है, उसमें कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं, तो टोटल को मैं पार्ट से, टोटल पार्ट से डिवाइड करता हूँ। ध्यान से देख, टोटल पार्ट्स, यहाँ पर जितने भी भाग है सारे भाग से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे वन पार्ट की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा हमें, वन पार्ट की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक स्लाइस की प्राइस हमें मिलेगी। तो टोटल वैल्यू है 160 रुपीज, रुपीज में कितने 160 रुपीज, 160 को मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 5 + 3 8, 8 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितना मिला हमें 20 रुपीज। 20 रुपीज जो है वो कितने पार्ट की वैल्यू है, वन पार्ट की वैल्यू है। 20 रुपीज वन पार्ट की वैल्यू हुई, तो वन पार्ट का 20 रुपीज है। अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं, मतलब एक स्लाइस का 20 रुपया है, तो ए ने कितने स्लाइस लिए, 5 स्लाइस लिए, तो 20 × 5 कर लो आप, इसके हो जाएंगे 100 रुपीज, एक 100 देना पड़ेगा। बी ने कितने स्लाइस लिए, 3 स्लाइस, एक का प्राइस कितना है 20, 3 × 20 कर लो 60 रुपीज। देखो दोनों का शेयरिंग निकल दिया हमने। तो 160 रुपीज में ए और बी 5:3 के पार्ट में डिवाइड करना है हमें ए बी को, तो ए का शेयर होगा 100 रुपीज का और बी का शेयर होगा 60 रुपीज का। कैसे किया, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये जस्ट समझने के लिए, ये सब एक्सप्लेनेशन है। हम तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट यही मेथड से करेंगे वैसे तो, बट कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो पार्ट दिए हैं कि ए का 5 है, बी का 3 है, जो भी है, और टोटल वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए। कितने पार्ट की वैल्यू चाहिए, एक पार्ट की। अगर हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो जो फाइंड आउट करना है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो ये जो टोटल वैल्यू दी है हमें, टोटल वैल्यू को टोटल पार्ट से डिवाइड करना होता है। तो टोटल वैल्यू कितनी थी 160, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 + 3 8 है। टोटल वैल्यू को टोटल पार्ट से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे वन पार्ट की वैल्यू मिल जाती है। अगर हमारे पास वन पार्ट की वैल्यू है, तो हम 5 पार्ट्स भी निकाल सकते हैं और 3 पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। 5 पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू वॉट, तो 5 पार्ट्स, और वन पार्ट की वैल्यू कितनी है 20, 20 वाले कितने पार्ट्स है 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, 20 20 20 25 पार्ट्स है, मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए का कितना होगा 100, सेम एस बी की बात करते हैं। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी है 20 है, बट बी को पार्ट्स कितने मिलते हैं 3 पार्ट्स, तो 3 × 20 कर लो, कितना हुआ 60, ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो ए है रेशियो का बेसिक, कि अगर भाई रेशियो दिया है, टोटल वैल्यू दी है, तो दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो यही मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें मान लो कि ए बी की जगह पर ए बी सी दिया है, ए बी डी दिया है, ए बी सी डी दिया है, या तो ए बी सी डी ई दिया है, जितने भी हैं यहाँ पर पार्ट्स बढ़ते जाएंगे, कि यहाँ पर ए बी था, उसकी जगह पर ए बी सी भी हो सकता है, ऐसे A:B:C इज इक्वल टू 3:4:5, तभी मेथड वही की वही रहेगी। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर दो नंबर थे, 5 + 3 8 किया, 8 से डिवाइड किया, यहाँ पर तीन है, 3 + 4 7 + 5 12, हम 160 को 12 से डिवाइड करते हैं, और 160 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता, वन पार्ट मिलता, और वन पार्ट से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का शेयर मिल जाता हमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो लिखिए डाउट, नहीं है तो लिखो नो डाउट, बट कमेंट मस्ट, कमेंट प्लीज डालिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 3 नंबर है A:B:C, 3:5:7, ABC का रेशियो दिया है। अब ABC की टोटल वैल्यू भी हमें दी है 600। ABC का हमें टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है 600 दिया है, और 600 में से अब ABC का शेयर क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो A, B एंड C तीनों की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? तो टोटल देखिए आप, टोटल कितना दिया है 600 दिया है। ओके, टोटल अपने पास 600 है। 600 को हम किससे डिवाइड करेंगे? तो टोटल वैल्यू को हम टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमें वन पार्ट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? वन पार्ट। तो एक काम करते हैं, वन पार्ट का मतलब यूनिट भी कह सकते हो आप, यूनिट वैल्यू भी कह सकते हैं। वन पार्ट मतलब यूनिट वैल्यू कह सकते हैं हम। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल को टोटल पार्ट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेपरेट लिखता हूँ, साइड में अलग से लिखता हूँ। 600 दिया है और इसका टोटल कितना हुआ 15। तो 15 4 ज़ा 60। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी मिली हमें? 40 मिली। ओके, तो अब डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें तो यहाँ पर कि भाई वन पार्ट की वैल्यू 40 है। तो ए का शेयर कितना है? तो ए के लिए 3 पार्ट्स है, तो इंटू 3 कर लो 120। सेम एज बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी निकाली हमने 40, इंटू 5 कर लो 200 बी का मिल जाएगा। सी की वैल्यू चाहिए, तो वन पार्ट की वैल्यू 40 इंटू 7 कर लो 280। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी ए बी एंड सी की वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लिख दीजिए डाउट, अगर नहीं है तो फिर बने रहिए बोर्ड पे। हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और दिया है, उल्टा दिया है। कैसे? कि ए बी का रेशियो में बताएं कि 7:9 है। ए बी का रेशियो में दिया है 7:9, बट यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू नहीं दी है, ए बी की टोटल वैल्यू नहीं दी है। हमें क्या दिया है? हमें सिर्फ ए का शेयर दिया है कि भाई ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू वो है 28। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें चाहिए बी की वैल्यू और हमें चाहिए ए एंड बी का टोटल, ए प्लस बी भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास ए और बी का रेशियो है। ए एंड बी का रेशियो कितना दिया है? 7:9 दिया है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 28 है। बी की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ए और बी दोनों का टोटल बी फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होगा? तो सेम मेथड, हम वन पार्ट ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? वन पार्ट। वन पार्ट मतलब यूनिट वैल्यू निकालेंगे हम। तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होती है? देखो, फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, तो मैं सारी चीज़ बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ओरली हो जाते हैं, बट ओरली हो तो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वन पार्ट की वैल्यू। तो वन पार्ट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टोटल तो नहीं है, बट हाँ हमारे पास ए है। क्या है? ए। ए की वैल्यू कितनी है 28। ए की वैल्यू कितनी है 28, और यहाँ पर ए के पार्ट्स कितने हैं? 7 पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पार्ट जो है वो 28 है। 7 पार्ट जो है वो क्या है 28 है। तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पर। जब भी ऐसा कोई वन पार्ट की वैल्यू चाहिए तब हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। या तो आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है, सेपरेटली करना है तो, कि भाई 7 पार्ट जो है, ए कितने पार्ट वाइज अगर हम देखने जाए तो 7 पार्ट्स, तो 7 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 28। तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो वन पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 28 डिवाइड बाई 7। बट ऐसा सोचने की कहाँ जरूरत है, आपको तो पता है कि डिवाइड करना होता है। टोटल दिया है तो हम टोटल पार्ट से डिवाइड करते थे। अगर ए दिया है तो हम ए की वैल्यू को ए के पार्ट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि जिसकी वैल्यू दी है उसके पार्ट से हमें डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू है तो ए के पार्ट से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हमें क्या मिलता है? वन पार्ट।
आगे वाला एग्जाम्पल में क्या था, तो आगे वाला एग्जाम्पल में हमें टोटल दिया था 600, यहाँ पर टोटल दिया नहीं है। आगे वाला एग्जाम्पल में क्या दिया था, टोटल दिया था, तो टोटल को हमने टोटल पार्ट से डिवाइड किया, तब जाके हमें क्या मिला, वन पार्ट की वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या मिला, तो यहाँ पर हमारे पास है एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू है तो हम एक ही पार्ट से डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, वन पार्ट। तो 7 4 28, वन पार्ट की वैल्यू 4 है, तो हम बी भी निकाल सकते हैं और दोनों का टोटल भी निकाल सकते हैं। मान लो कि हमें बी फाइंड आउट करना है, तो बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू वॉट, तो वन पार्ट की वैल्यू 4 है और बी के पार्ट्स है कितने, तो 9, 4 9 36, बी की वैल्यू मिल गई। टोटल कितना होगा, तो दोनों को प्लस कर लो, 28 + 36 कर लो, तब भी आपको टोटल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 64। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है टोटल, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, कि हमारे पास वन पार्ट की वैल्यू तो है, वन पार्ट इज इक्वल टू वॉट, 4। अगर आपको टोटल डायरेक्ट निकालना है, बी फाइंड आउट किए बिना अगर आपको ए से डायरेक्ट टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, वन पार्ट ऐसे मिलता है कि 28 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 4 28 है, याद रख लो 4 वन पार्ट। अब हमें दोनों का टोटल चाहिए, तो वन पार्ट 4 है, दोनों का टोटल 7 + 9, 7 + 9 कितना होता है, 16, 16 4 64, टोटल मिल गया। तो ये बात हुई रेशियो की। अगर टोटल दिया है, एबीसी को सेपरेट करना है, तो टोटल में से आप एबीसी को सेपरेट कर सकते हैं। ए बी के रेशियो में सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हो। दोनों का टोटल निकालना है, आप टोटल निकाल सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो डाउट लिखिए, अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो वो भी डाल दीजिए कमेंट में, वन मोर एग्जांपल, तो हम आगे बढ़ते हैं सेम एग्जांपल पे। जस्ट कमेंट कीजिए तब मुझे पता चले फास्ट। आज जिसका भी फर्स्ट लेक्चर है वो भी कमेंट डालिए। ओके, डाउट नहीं है किसी को, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे ए बी का रेशियो है 7:3, बी सी का रेशियो है 4:5, ए एंड बी का रेशियो दिया है 7:3, बी एंड सी का रेशियो में दिया है 4:5। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी का रेशियो, A:B:C, ये दोनों को कंबाइन करना है। ए बी को एंड बी सी को दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है कि ए बी का रेशियो 7:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या बनेगा। ओके, तो ए बी एंड बी सी दो अलग अलग पार्ट है, दोनों को कंबाइन करके हम ए बी सी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी है कि ए बी और बी सी ये जो दो पार्ट है अलग अलग, इसमें कॉमन कैरेक्टर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, बी। दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो दोनों में कॉमन चीज है बी, बी कॉमन है। तो दो अलग अलग पार्ट को कंबाइन करने के लिए ये जो कॉमन होता है, जो भी कैरेक्टर कॉमन है,
इसकी वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या दी है, 3, मतलब बी की वैल्यू तो नहीं कह सकते, बट बी के पार्ट्स कितने दिए है, तो 3 पार्ट्स। तो बी के यूनिट्स है अपने पास 3 यूनिट्स है, और यहाँ पर बी के लिए कितने हैं, 4। तो बी यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर बी क्या दिया है, 4 दिया है। अगर हम दोनों को इक्वल कर ले, ए 3 है और 4 है, अगर इसको हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो हमें ए बी सी इजीली मिल जाएगा। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप रेशियो में कोई नंबर को इक्वल करना है तो बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस का मतलब ऐसा होता है कि दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर से। कैसे, तो देख, ये 3 है और ये 4 है। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12। और मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों इक्वल बन जाते हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12, और ये जो 4 है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा 12। तो ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेशियो को बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 7 को भी करना पड़ता है। ये दोनों 7 एंड 3 जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, मतलब रेशियो में है। तो उस केस में हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। सेम है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब यहाँ पर दोनों 12 सेम हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू हमें कॉमन मिल गई। बी की वैल्यू कॉमन क्या है, 12 है। ओके, तो बी को बीच में लिखना है, 12 है। तो बी के साथ आगे ए कितना है, 28, और बी के बाद जो सी है वो कितना है, तो 15। ए बन गया ए बी सी का रेशियो। तो ए जो चीज़ है वो ऑर्डिनरी मेथड है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ए बी और बी सी अगर दोनों सेपरेट है तो दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, और उसके अंदर लॉजिक क्या लगता है। तो लॉजिक यही लगता है कि जो कॉमन कैरेक्टर है उसके पार्ट्स जो यूनिट्स है उसको इक्वल करने होते हैं, और यूनिट्स जब इक्वल करते हैं तब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। कौन से नंबर से, तो यहाँ पर 3 4 है तो 3 को 4 से कर लो और 4 को 3 से कर लो तो इक्वल हो जाते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद आप एबीसी का रेशियो लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट उसको याद भी रख सकते हैं। कैसे करेंगे हम डायरेक्टली, तो डायरेक्टली करने के लिए आपको उल्टे एन वाली मेथड अप्लाई करनी है। ऐसे उल्टा एन, ध्यान से देखिए आप कैसे बनाया मैंने। ठीक है, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन, बी बी का मल्टीप्लिकेशन एंड बी सी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी 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 सी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ध्यान रखना है ए और बी ऊपर नीचे लिखा है मैंने, 7:3 ऊपर लिखा है ए बी का रेशियो, और उसके नीचे मैंने लिखा है बी सी का रेशियो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 5 15। मिल गया हमें आंसर, देखिए आप, सेम आंसर। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ, बेसिक एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब कि ऐसा कैसे होता है कि ए बी और बी सी को कंबाइन क्यों करना पड़ता है, कैसे करना होता है, अंदर का लॉजिक क्या है, तो उसके लिए ये वाली मेथड थी। बट हमें सीधा आंसर चाहिए तो ये वाली मेथड है कि फर्स्ट हमें आंसर मिल जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कि पी इज टू क्यू, 5:7, क्यू इज टू आर, 3:4, और हमें चाहिए पी क्यू आर का रेशियो। तो पी क्यू आर के रेशियो के लिए सेम मेथड, उल्टा इन लगा दो, हमें आंसर मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28।
ये हो गया आंसर, राइट। ठीक है, तो देखो, अगर एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो टेक्निक्स ही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट टेक्निक हम स्पीड में आंसर नहीं निकाल सकते। तो शॉर्टकट तो होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं है तो अपना काम नहीं बनेगा। शॉर्टकट तो है बट उसके साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में हम प्रैक्टिस बोलते हैं। अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं हम, बार बार रिवाइज करो, उसको रिवीजन कहते हैं हम। ये भी रिवीजन ही है वन काइंड ऑफ। बट पेन और पेपर या तो दिमाग से आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली 1 और 2 टाइम्स टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो डाउट लिख दीजिए, डाउट नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट फास्ट। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडीमेड रेशियो की। रेडीमेड रेशियो मतलब रेशियो बना हुआ ही है। मान लो कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7। तो इस केस में ए बी सी का रेशियो क्या होगा? a/3 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7। तो हमें किसका रेशियो चाहिए? ए बी सी का। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है रेडीमेड रेशियो। रेडीमेड रेशियो मतलब ये जो 3, 5, 7 है वही अपना आंसर है, 3:5:7। तो ये बन गया अपना रेडीमेड रेशियो। ओके, तो रेडीमेड रेशियो में आपको याद रखना है कि जब भी नंबर डिवीजन में लिखे हैं, मतलब नीचे लिखे हो ऐसे, ए के नीचे 3, बी के नीचे 5, सी के नीचे 7 ऐसा लिखा हो, तभी उसको हम रेडीमेड रेशियो कहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? तो कई बार नंबर डिवीजन में नहीं होते, नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं। ऐसे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। तो यहाँ पर जो रेशियो बनता है इसे हम 2:3:5 ऐसे नहीं कह सकते, ये रेडीमेड रेशियो नहीं है। तो यहाँ पर हमें मेथड अप्लाई करनी है। कौन सी मेथड है? हाइड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर जो नंबर है वो एज ए कोएफिशिएंट है, मतलब 2a है, 3b है, 5c है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पर जो है वो डिवीजन है। तो नीचे अगर नंबर लिख के हैं तो रेडीमेड रेशियो बन जाएगा, वही अपना आंसर बन जाएगा एबीसी का रेशियो। बट जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तब हमें मेथड अप्लाई करनी है। कौन सी मेथड? तो हाइड एंड मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड अप्लाई करनी है, याद रखना है। तो हाइड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं हम कि भाई ए की वैल्यू चाहिए आपको, तो ए को हाइड कर लो। जैसे 2a = 3b = 5c लिखा है, उसमें ए वाला पार्ट हम हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? तो बाकी के नंबर को। ये 3 और 5 दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 5 तो कितना होगा? 15। ठीक है, सेम है। अब बी का टर्न है। अगर हमें बी के पार्ट्स चाहिए तो हम बी को हाइड कर लेंगे। तो बी को हाइड करेंगे तो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 5 10। अब हमें सी के पार्ट्स चाहिए तो सी को हाइड कर लो और ए बी को मल्टीप्लाई कर लो बाकी के दो को, तो 2 × 3 ये बन गया 6 और हमें आंसर मिल गया।
एक और एग्जांपल देखते हैं। 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 7c। यहाँ पर हमें चाहिए एबीसी का रेशियो। तो सेम मेथड, ए के पार्ट चाहिए तो ए दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वाली वैल्यू को छोड़ देना है। तो 7 × 3 21। बी के पार्ट चाहिए तो बी वाली वैल्यू को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 7 = 35। सी के पार्ट चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए तो सी को छोड़ दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर लो, 15। तो ये बन गया एबीसी का रेशियो। तो ये है अपनी शॉर्टकट मेथड। अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं करते हैं तो मेथड बहुत लेंथी है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, तो मेथड ऐसी है कि सबसे पहले ए वाले फॉर्म को हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म है उसको हमें ऐसे डिवीजन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो डिवीजन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है कि 2, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा। तो 5 3 15, 2 30, इसका एलसीएम 30 होता है। देखो वैसे तो हम ये लॉन्ग मेथड अप्लाई करने वाले नहीं हैं, बट किसी को ऐसा लगता है कि मुझे अगर करना है तो कैसे करेंगे, करना है तो यहाँ पर देखिए आप कि दूसरी मेथड हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको एलसीएम से डिवाइड करना होता है। 2, 3 एंड 5 का एलसीएम लेना होता है और तीनों को एलसीएम जो भी मिले उससे डिवाइड करना होता है। तो मैंने बताया 5 3 15, 2 30, सबका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा तीनों का। तो 2a को 30 से डिवाइड कर लो, 3b को 30 से डिवाइड कर लो, 5c को भी 30 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 15। यहाँ पर बन जाएगा 10। यहाँ पर बन जाएगा 6। बट यहाँ पर आपको एलसीएम लेना रहता है। तो अब देखो फाइनल आंसर क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेडीमेड वाले फॉर्म में। तो क्या मिला हमें, 15:10:6। क्योंकि आपको पता है नंबर डिवीजन में है तो उसको हम रेशियो कहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो तब भी कोई इशू नहीं, आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है, 15:10:6। यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ए चाहिए तो बी और सी वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 कर लो। बी चाहिए तो बी को छोड़ दो, 2 एंड 5 कर लो। सी चाहिए सी को छोड़ दो, ए एंड बी कर लो, आंसर मिल जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है जस्ट कमेंट कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फास्ट। डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो। ठीक है, तब इसको निकाल देते हैं हम। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जिससे हम क्वेश्चन के आंसर निकाल सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी का रेशियो है 5:6, एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल। ए बी का रेशियो है 5:6। बी एंड सी का रेशियो दिया है 3:7। और सी एंड डी का भी रेशियो दिया है, सी डी का 14:3। और हमें चाहिए ए और डी का रेशियो, किसका रेशियो चाहिए, ए डी का। तो ए डी का रेशियो क्या बनेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है ए बी का रेशियो, बी सी का भी रेशियो दिया है,
CD का भी रेशियो दिया है और हमें चाहिए AD का रेशियो। तो A/D क्या होगा? तो देखिए, जब भी ऐसे रेशियो दिए हमें, कई बार दो भी हो सकते हैं ऐसे, AB और BC दिया होगा और फिर बताया होगा कि AC का रेशियो क्या होता है। यहाँ पर तीन रेशियो दिए हैं अलग अलग, AB BC CD, और हमें चाहिए AD का रेशियो चाहिए। कई बार DE भी दिया होता है, D/E, और हमें फाइंड आउट करना है AE का रेशियो। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए और एक लास्ट चाहिए। बीच वाले वैसे भी कट जाते हैं, वो सब कॉमन कैरेक्टर रहते हैं। देखो आप, B और B यहाँ पर है, मतलब कॉमन है यहाँ पर, C भी कॉमन है यहाँ पर, बट A एंड D कोई दूसरी जगह पर नहीं है। एक A जो है वो एक ही कैरेक्टर है यहाँ पर, D भी एक ही है, यहाँ पर B कॉमन है, C कॉमन है, बट AD कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है वही निकालना होता है हमें। तो यहाँ पर हमें रेशियो किसका चाहिए? A एंड D का रेशियो चाहिए। तो इस केस में क्या करना है? तो इस केस में हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AD मिल जाएगा। कैसे? तो अब देखिए, अगर A/B है, इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ। तो A/B को मैं A/B लिख सकता हूँ। सेम है, B/C है, इसको हम B/C लिख सकते हैं, और C/D है, इसको हम C/D लिख सकते हैं। ओके, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा A/B, B/C और C/D, हम तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वैल्यू अपने पास है, तीनों रेशियो अपने पास है, 5/6 इंटू 3/7 इंटू 14/3। अब मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ऐसा था कि जो कॉमन कैरेक्टर है वो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अब B कट गए, C कट गए, और हमें चाहिए क्या? A एंड D का रेशियो। तो यहाँ पर हमें A और D का रेशियो भी मिल जाएगा। यू कैन सी हियर। अब देखो, कैरेक्टर कॉमन है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नंबर भी कॉमन होंगे। नंबर कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नंबर कॉमन नहीं है तो जैसे हम मेथड, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करते हैं, मतलब जैसे नंबर हम कट करते हैं वैसे ही हमें काटने हैं कैलकुलेशन में। तो ये 3 3 कट हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, ये 6 से और 2 है, ये भी कट जाएगा 2 से, 3 आ गया, तो क्या हो गया? ये 5/3। तो ए एंड डी का रेशियो क्या मिला हमें? 5:3। तो ए डी का रेशियो बनेगा 5:3। तो ये बन गया अपना फाइनल आंसर, A/D इज इक्वल टू 5:3। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछिए। एक और बात, देखिए बोर्ड पे कि AB का रेशियो है एंड BC का रेशियो है। अगर हमें AC का रेशियो चाहिए तब भी हम यही मेथड अप्लाई करने वाले थे। कैसे? तो ऐसे कि A/B इंटू क्या करेंगे हम? B/C करेंगे। A/B इंटू B/C करेंगे हम। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होगा? 5/6 इंटू 3/7, 3 3 कैंसिल, B भी कट जाएगा। तो A/C इक्वल क्या मिलेगा? 5/14। ठीक है, AD चाहिए तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, AD मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए, और इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल, इसमें किसी को डाउट है तो लिखिए डाउट, डाउट नहीं तो लिखिए नो डाउट फास्ट। एक और एक कमेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर कब होगा? तो लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन कब होगा? तो डाउट क्लियरिंग सेशन इस वीक में हम अरेंज कर लेंगे।
चलो, किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट कर लेंगे हम। ये सब मल्टीप्लाई करना लिखना वो सब जरूरी नहीं है। ऐसे लिखा तो है ए बी बी सी सी डी। तो ऐसा हमें समझना है कि ए है अपना न्यूमरेटर और ए है अपना डिनोमिनेटर। मतलब ए जो है वो सारे ऊपर वाले नंबर है, ए नीचे वाले नंबर है। दैट मीन्स हम आमने सामने कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, तो ए है अपना डिवीजन ए और ए है डिवीजन बी। आमने सामने जो भी कट होता है आप काट दीजिए। जैसे 3 3 कैंसल, 7 2 ज़ा 14 कैंसल, 2 3 ज़ा 6 कैंसल। क्या मिला यहाँ पर, 5। और यहाँ पर क्या मिला, 3। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि बी भी कॉमन कट गए, सी सी कट गए, क्या मिला, ई डी। तो आंसर मिल गया, ई डी इज इक्वल 5 to 3। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। दोनों में सेम मेथड है, इसमें कोई अलग मेथड नहीं है। बस लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, बाकी सब कुछ कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने जो भी बात की वो रेशियो की बात की। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो देख, अगर दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, दो रेशियो को अगर हम इक्वल करते हैं, जैसे ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, मैंने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। दैट मीन्स दो रेशियो को मैंने इक्वल है ऐसा बताया है यहाँ पर, कि दो रेशियो क्या है, इक्वल है, बीच में मैंने इक्वल टू लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो सी एंड डी का होना चाहिए। मैंने आपको रेशियो की बात की, ऐसा नहीं बताया कि ए बी जो नंबर है वही सी डी होने चाहिए। कैसे, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। कि यहाँ पे 13 लिखा और यहाँ पर मैंने 39 लिखा, मतलब ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू कितनी है, 39 है। सी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो यहाँ पर ए एंड बी जो नंबर है एंड सी एंड डी जो नंबर है, ये नंबर इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर क्या इक्वल होना चाहिए, ए एंड बी का रेशियो एंड सी एंड डी का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि अपने पास ये चार नंबर है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में ये जो चार नंबर है उसमें ए एंड बी का रेशियो एंड सी एंड डी का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, अगर दोनों का रेशियो में क्या मिल जाता है, इक्वल मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी सी डी जो है वो प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ए एंड बी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो के लिए कॉमन नंबर से डिवाइड करना होता है। तो ये नंबर है वो 13 से डिविजिबल है, तो दोनों को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा। जब भी पूरा नंबर कट जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, 1। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3। सेम एज ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो ए बी का रेशियो क्या मिला हमें, 1:3। सी डी का रेशियो क्या मिला हमें, 1:3। ए बी एंड सी डी दोनों नंबर अलग अलग है, ये दोनों नंबर अलग अलग है, बट उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। नंबर डिफरेंट है बट रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो रेशियो इक्वल हमें मिल गए। जो ए बी का रेशियो है वही सी डी का रेशियो है, दोनों रेशियो इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी एंड डी किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, कि जो दो नंबर है उनका जो रेशियो मिल रहा है वो नेक्स्ट टू नंबर्स के रेशियो के बराबर है। तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस टाइप के केस में जो फर्स्ट नंबर होता है, मतलब जो भी नंबर हो फर्स्ट वाला, इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको हम, फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। दूसरा नंबर जो होता है बी को, इसको कहते हैं हम सेकंड प्रोपोर्शनल। थर्ड नंबर है, इसको कहते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल।
और फोर्थ नंबर होता है, इसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि ये पहला प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, या चौथा है, बट कंडीशन अप्लाई, रेशो इक्वल बननी चाहिए। अगर रेशो इक्वल नहीं बन रहे हैं तो हम प्रोपोर्शन में हैं ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ए इज टू बी, ए और बी के नंबर दिए हमें, ए का नंबर 5 है, ए इज इक्वल टू 5 दिया है, बी 10 है, सी 7 है, और डी 35 है। ठीक है, तो अब ए बी का रेशियो निकालते हैं, मतलब 5:10, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, 1:2। इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 1:5। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं बन रहा है। 1:2 इज इक्वल 1:5 ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर दोनों का रेशियो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इस केस में ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में नहीं है। बट जब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं, तब ए बी का जो रेशियो है वो सी डी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। और उस केस में ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, और ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो उनके नेम ऐसे बन जाते हैं कि पहला वाला जो नंबर है उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड नंबर होता है उसको हम कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड नंबर होता है उसको कहते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल, एंड फोर्थ नंबर होता है उसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है तो जस्ट कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई मस्ट। सावज शुभम कौन सा कोर्स है, कमेंट में डाल दीजिए। आपने जीई के लेक्चर के बारे में पूछा, बट पहले आपका कोर्स क्या है वो बता दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या है वो समझ में आ गया। अब प्रोपोर्शन में थोड़ा डेप्थ में चलते हैं हम। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 5, 15 एंड 20, यहाँ पर तीन नंबर दिए हैं और हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शन, कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो वी आर गिवन थ्री नंबर्स, 5, 15 एंड 20, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और हमें क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि नंबर चार है, बट फोर्थ नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 5:15 प्रोपोर्शनल टू 20:D। दो बार ऐसे मैंने किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसका साइन है प्रोपोर्शन का। रेशियो के लिए सिंगल टाइम करते हैं, प्रोपोर्शन के लिए डबल टाइम करते हैं, हम 2 टाइम्स करते हैं। तो प्रोपोर्शनल मतलब कि 2 टाइम्स अगर हमने ये वाला सिंबल यूज किया है, तो इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, इक्वल। तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे 5/15, रेशियो मतलब डिवीजन, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, 20/D, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें दिया नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पर, 5 3 15,
3 यहाँ पर जाएगा, d सामने जाएगा, तो d इज इक्वल टू 20 इंटू 3, कितना मिला 60। हमें आंसर मिल गया कि 5, 15 एंड 20 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो 5, 15 एंड 20 का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा 60। क्या होगा 60। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन भी पूछ सकते हैं, सेकंड भी पूछ सकते हैं, थर्ड भी पूछ सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, मान लो कि आपको फर्स्ट निकालना है, ऐसा दिया है कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है किसका, तो 24 दिया है, 13 दिए हैं एंड 52। वी आर गिवन थ्री नंबर्स 24, 13 एंड 52 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। हमें कौन सा प्रोपोर्शनल चाहिए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल चाहिए। इन दैट केस वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट प्रोपोर्शनल एज ए। ठीक है, तो पहले वाले को हम ए एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, हम ए लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। और प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू। पहले दो का जो रेशियो है वो बाद वाले दो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा a/24 इज इक्वल टू 13/52। 24 सामने जाएगा, तो a इज इक्वल टू वट 13/52 इंटू 24। ठीक है, 13 4 ज़ा 52, 4 6 ज़ा 24। ए इज इक्वल मिल गया हमें 6। मतलब कि जो प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से उसकी पोजीशन होती है कि फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट को ए एज्यूम कर लो। अगर हमें सेकंड फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम सेकंड को बी एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे कि पहले हम 24 लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर 13 लिखते हैं और फिर 52 लिखते हैं। अगर आपको बी फाइंड आउट करना है, मतलब आपके पास ए जो 3 नंबर है उसमें बी तो नहीं होगा, सेकंड प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा। तो ऑर्डर के हिसाब से चलना है कि पहले वाला ए, बी तो हमें दिया नहीं है, तो ए हो जाएगा सी और ए हो जाएगा डी। मान लो कि हमें सी फाइंड आउट करना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो सी तो हमें दिया नहीं है, तो पहले हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा बी, सी में सी लिखेंगे और डी में 52 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जस्ट कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे। यहाँ पर टोटल 4 नंबर थे, ए बी सी एंड डी। अब हम बात करेंगे 3 नंबर्स की, जिसमें हमारे पास है 3 नंबर ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी सी में क्या होता है, अगर हमें ऐसा बताना है कि ए बी सी जो है वो प्रोपोर्शन में है, ए बी सी प्रोपोर्शन में है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। तो आगे वाला जो एग्जाम्पल था उसमें टोटल 4 नंबर्स की बात थी, ए बी सी डी की। उसमें प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या थी, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। मतलब ए बी का जो रेशियो है वो सी डी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ओनली 3 नंबर्स हैं, ए बी सी। अगर 3 नंबर्स में
प्रोपोर्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने जाए तो कैसे? तो यहाँ पर भी हो सकता है, 3 नंबर है तो क्या हुआ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले दो का जो रेशियो है वो लास्ट टू के बराबर होने चाहिए। तो इस केस में कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ए एंड बी का जो रेशियो है वह बी एंड सी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगर रेशियो में लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर ए के साथ में सी जाएगा और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। इस केस में क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर बन जाएगा, ए इंटू सी ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे बी स्क्वायर को आगे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, वैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, बात वही की वही है। ओके, वैसे दोनों इक्वल है तो मैंने इक्वल ही लिखा है यहाँ पर कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखो, बात वही की वही है। अब देखो, ये बी स्क्वायर है, बट बी स्क्वायर की जगह पर मान लो कि मुझे बी करना है तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये बन जाएगा बी, और यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर ए सी लिखना पड़ेगा। बी स्क्वायर में मुझे स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं थी, रीजन क्या है, अगर मैं बी स्क्वायर में स्क्वायर रूट लिखता हूँ तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो वह क्या बन जाता है, बी बन जाता है। बट एसी में क्या होता है, तो एसी में मेरे पास स्क्वायर है ही नहीं, तो मेरा स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता इस केस में। तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ए सी। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर चला गया, स्क्वायर रूट लिया तो मैंने, बट यहाँ पर स्क्वायर था ही नहीं तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर ए सी को लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ तक क्लियर। तो ये जो बात हुई ये 3 नंबर की बात हुई, यहाँ पर 3 नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो जब भी 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तब हमें करना क्या होता है, तो फर्स्ट टू का जो रेशियो है वो लास्ट टू के रेशियो के बराबर होना चाहिए, तभी एबीसी प्रोपोर्शन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, लास्ट नंबर होता है इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, और जो बीच वाला नंबर है बी जो है इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन भी लिख सकते हैं और सेकंड भी लिख सकते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बोलो या सेकंड प्रोपोर्शनल बोलो, दोनों सेम होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब भी मीन प्रोपोर्शनल की बात चल रही है तो आपको समझ जाना है कि ए बी की बात चल रही है। एग्जाम्पल कैसे बनता है तो देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, 16 एंड 64 का हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शनल। क्या चाहिए हमें, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 64। 16 एंड 64 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखो, हमें पूछा है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू। अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर जो 2 नंबर दिए हैं वो क्या होगा, उसमें से एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, सी होगा। 2 नंबर में से जो पहला वाला नंबर है उसको हम ए कहते हैं और दूसरा वाला नंबर क्या है उसको हम सी कहते हैं। आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी फाइंड आउट करने की टेक्निक हमारे पास है, फॉर्मूला तो है अपने पास। क्या है फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ए सी। तो अंडर स्क्वायर रूट में ए लिखेंगे और सी लिखेंगे, तो ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू है 64। ओके ओके। अब देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 4 होगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 8 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32। 32 हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मीन प्रोपोर्शन की। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी होती है, कौन सी फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ए से। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो सकती है, या तो सी भी पूछ सकते हैं कि ए क्या होगा सी क्या होगा, तो उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है।
अगर हमें ए और सी की वैल्यू चाहिए तो आप ए वाली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी होगी और सी की वैल्यू भी होगी। तो बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सी की वैल्यू पूछा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ए की वैल्यू होगी एंड बी की वैल्यू होगी। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमें सी मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बट ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, जस्ट कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो लिखिए नो डाउट, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। फर्स्ट कमेंट कीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, एक बार देख लेते हैं हम। √2 इंटू √3 क्या होगा? तो √2 इंटू √3 है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें ऐसे लिखना होता है कि अंडर स्क्वायर रूट 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। बट मान लो कि √3 इंटू √3 दिया है, तो इस केस में क्या होगा? तो वही होता है जो ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स √9। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट ए वाला जो केस है उसमें 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। बट 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 6 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो पॉइंट में जाता है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है। कई बार क्या होता है, अपनी मिस्टेक हो जाती है कि भाई स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट चला नहीं जाता है। स्क्वायर रूट कौन से केस में जाएगा? जहां पर स्क्वायर रूट पॉसिबल है वही केस में जाएगा। तो √2 इंटू √3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अंडर स्क्वायर रूट 6 मिलेगा। बट √3 इंटू √3 है, मतलब दोनों नंबर सेम दिए हैं। अगर सेम नंबर है तो स्क्वायर रूट बट ऑब्वियस पॉसिबल होगा ही। तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू वट? 3। डायरेक्ट लिख दो। ये बीच वाले स्टेप की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है दोनों नंबर सेम है, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 3। बट दोनों नंबर सेम नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, √7 इंटू √5, तो इस केस में क्या होगा? अंडर स्क्वायर रूट 35। बट √7 इंटू √7 लिखा है, तो इन दिस केस ओनली 7 ही लिखना है हमें। ठीक है। वैसे डिवीजन में भी होता है कि √5 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं होता है। तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा? अंडर स्क्वायर रूट 5/3 भी लिखो, ये दोनों सेम ही है। आप सेपरेटली स्क्वायर रूट लिखो या तो स्क्वायर रूट के अंदर 5/3 लिखो, ये दोनों सेम ही होते हैं। सेम एज, अगर यहाँ पर √6 है और नीचे क्या है? √2 है, तो कई बार हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। बट यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए आप कि √5 डिवाइड बाई √3 है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? अंडर स्क्वायर रूट 5/3। तो सेम एज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? √6 डिवाइड बाई √2। √6 डिवाइड बाई √2 है, तो अंडर स्क्वायर रूट 6/2। अब देखो 2 3 6 होता है, बट 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है।
इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? अंडर स्क्वायर रूट 3। देखिए आप यहाँ पर कई बार मिस्टेक कहाँ पर होती है, तो कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि √6 डिवाइड बाई √t है, √2 है सॉरी, तो ए स्क्वायर रूट चला जाएगा और 2 3 6 और फाइनल आंसर लिख दिया 3। तो ये 3 गलत है, ये 3 नहीं होगा, ये क्या होगा? अंडर स्क्वायर रूट 3 होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर √3 डिवाइड बाई √3 लिखा है तो उस केस में दोनों नंबर सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए, कैलकुलेशन में डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट है तो पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट फास्ट। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो देखो, ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट आ गए, प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट वो हम आज करने वाले नहीं हैं, कल देखेंगे हम। बट सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लो। कल कुछ मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने हैं। आंसर मिल जाते हैं उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीटली याद नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज बस इतना एक्सप्लेनेशन हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जस्ट अब क्वेश्चन ही देखने हैं हमें, तो कल हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ। 10 15 सेकंड के बाद फिर मैं लेक्चर स्टॉप करूँगा। और आपके पास मेरा नंबर भी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़